नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पेपर लीक को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी हो रहा है। जिस तरह से नीट का पेपर हो, तमाम और पेपर्स हैं जिनको लेकर खबरें आ रही हैं। और अब यूजीसी नेट 2026 के पेपर को लेकर भी ये खबर आ रही है कि उसका पेपर भी लीक हुआ। 90 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कहीं ना कहीं लीक किए गए और इन क्वेश्चंस के जरिए इस पूरे पेपर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। मेरे साथ दीपक धनखड़ जुड़े हैं, हरियाणा रोहतक के रहने वाले हैं, छात्र नेता हैं, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक आपका 4 PM पर। धन्यवाद सर। दीपक, आप ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि यूजीसी नेट 2026 सोशियोलॉजी का जो पेपर था उसके 100 पेजेस का पीडीएफ वायरल हुआ है और 2.25 लाख रुपए में ये बेचा गया है। 90 क्वेश्चन जो है ओरिजिनल पेपर से सिमिलर पाए गए हैं, मिलते जुलते हुए पाए गए हैं। तो ये कैसे आपको पता चला, इसके पीछे की कहानी क्या है, जरा हम विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। हम पिछले साल से 10 साल से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, तो ऐसे मुद्दे कभी भी जब पेपर लीक होते हैं या कोई भी ऐसी चीजें आती हैं तो उसको लेकर हम हमेशा आवाज उठाते हैं। तो काफी समय पहले मेरे साथ अंकित फोगाट जी, जो दादरी से हैं, हरियाणा से, वो हम कहीं बैठे हुए थे ऑफिस में, तो उसी टाइम इनके पास एक कॉल आया और इन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे कोई बिहार और यूपी से कोई बंदे हैं और इनसे मैं कुछ समय पहले इनसे कांटेक्ट हुआ था इनके किसी साथी के साथ, तो वो पेपर कराने की बात कह रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई किस चीज की पेपर कराने की बात कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई अपना यूजीसी नेट के, सीएसआर के, एडीए के और साथ ही साथ हरियाणा में एसटेट के एग्जाम। तो फिर मेरे को लगा कि भाई कोई गिरोह होगा, ऐसी चीजें नहीं है कि भाई, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम में कैसे ऐसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी एक दिमाग में संशय गया कि भाई अगर ऐसी चीजें कोई कह रहा है, क्या पता कोई गिरोह हो। तो मैंने इनको कहा कि भाई आप एक बार उनसे कांटेक्ट बनाओ, कैसे जब एग्जाम आएंगे एग्जाम के दौरान हम देखेंगे कि वो हकीकत है या कैसे क्या है। हम उन्हें एक्सपोज करने के लिए हमने एक प्लानिंग बनाई और जो भी रिलेवेंट स्टूडेंट्स थे, सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स थे, वो साथी थे, उन्होंने संपर्क भी किया ताकि उन बच्चों को वो एग्जाम, जो पढ़े बच्चे, वो जब सेंटर से बाहर निकले तो हम कंफर्म कर सकें कि जो उन्होंने पेपर पढ़ाया है वो सही है या नहीं है। तो मैं जंतर मंतर पर स्टार्टिंग से, जब से धरना चला पहले दिन से ही मैं जंतर मंतर पर गया। पुलिस मुझे डिटेन करने के लिए घर पर पहुंची, लेकिन उससे पहले मैं जंतर मंतर पहुंच चुका था। तो दोबारा फिर 20 तारीख को मैं जंतर मंतर पर था। अंकित जी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि भाई जो बंदे थे बिहार यूपी के, उनका फोन आया है, वो कह रहे हैं कि भाई 21 तारीख को वो हमारे पास पहुंच जाएंगे और वो बच्चों को पेपर पढ़ाएंगे। तो मैं 20 तारीख को शाम को प्रोटेस्ट से निकलकर रोहतक पहुंचा और अंकित जी से डिस्कस किया। जो साथी हमारे कुछ थे, जो जिन्होंने रिलेवेंट सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स थे, उन सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स से कांटेक्ट किया कि भाई किन किन का कल एग्जाम है। तो कुछ स्टूडेंट्स बुलाए गए, साथ में उनके भी काफी स्टूडेंट्स थे जो डायरेक्ट दिल्ली से या अलग अलग, इतना मेरे को एड्रेस का पता नहीं है। उन्होंने काफी बच्चे थे जो उन्होंने भी बुलाए थे। रोहतक में ही उन लोगों ने आके पेपर खुद लेकर आए थे। वो 7-8 लोगों की उनकी टीम आई थी और बिहार, यूपी, दिल्ली से वो बता रहे थे। उनमें से एक दो ऐसा भी था जो अभी जेल से कुछ ही महीने पहले बाहर निकल के आया है पेपर लीक मामले में। तो उन बंदों से जब पूछा कि भाई कैसे क्या कराते हो, उनको हमने कुछ ऐसा रियलाइज नहीं किया कि भाई हम उनको ऐसे एक्सपोज करेंगे। तो उन्होंने अपनी पूरी टीम ने बिठाकर बच्चों को पढ़ाया पूरा पेपर, और पेपर पढ़ाने के बाद फिर सुबह तक उन बच्चों को पढ़ाया। रात को 10-11 बजे उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया और सुबह तक बच्चों को पेपर पढ़ाया। सुबह जब बच्चे पेपर पढ़कर निकल गए सेंटर से बाहर, सॉरी, अपना जहां उन्होंने पढ़ाया था रोहतक में, उनसे बाहर निकलकर जब वो सेंटर गए, सेंटर के बाद जब दोपहर में वो बच्चे बाहर निकले तो हमने उनसे कांटेक्ट किया कि क्या जो पेपर पढ़ाया था वो पेपर आया। तो बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं, वो पेपर नहीं आया। तो ये बात थी 22 तारीख की। 22 तारीख को बच्चों का एग्जाम था, फर्स्ट डे। तो उस दिन पेपर मैच नहीं हुआ, तो हमने फिर उनसे, अंकित जी ने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि भाई आपने जो पेपर पढ़ाया था ये तो आया ही नहीं है। फिर हमें यकीन हो गया कि भाई ये एक गिरोह है, ये ठगी करने वाला है, कुछ ऐसी चीजें हैं नहीं। बट उन्होंने कहा कि आप, हम बात कर रहे हैं आगे जहां से पेपर लेके आए हैं, आप एक बार कल कल तक और वेट कीजिएगा, कल हम बच्चों को पढ़ाएंगे।
और कल आपको पता लग जाएगा। उन्होंने फिर दोबारा से अगले दिन फिर आए 21 की रात को उन्होंने फिर बच्चों को पेपर पढ़ाया, हमारे सामने पेपर पढ़ाया। मैं भी था, अंकित जी भी थे, एक दो साथी और थे। हमारे सामने बच्चों को, बच्चे जब आते थे उनसे उनके फोन वगैरह सब कुछ बाहर रखवा लेते थे, उनके पेरेंट्स को अलो नहीं करते थे, दूर दूर से लोकेशन से उनको पिक करते थे, ना कोई पेपर पेन कुछ भी नहीं लेकर आने देते थे। वो प्रिंट निकालते थे, उनके हाथ में पीडीएफ देते थे और वो पीडीएफ से पढ़ते थे। फिर उन्होंने 21 की रात को जो पेपर पढ़ाया, तो 22 को फिर बच्चे पेपर देने गए, लेकिन फिर दोबारा से वो पेपर मैच नहीं हुआ। जो पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है बिल्कुल सिमिलर ऐसी ही पीडीएफ थी, उन पे भी साइन ऐसे ही थे, पूरा का पूरा फॉर्मेट भी वही था। ऐसा लग रहा था कि एनटीए के अंदर जो प्रोफेसर एग्जाम ये पेपर सेट करते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज वही पेपर है, इसी टाइप का था। तो फिर हमें लगा कि भाई ये कोई ठगी करने वाला गिरोह है, इनसे नहीं होगा। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई इनकी हम कंप्लेंट करें, लेकिन एक दिन बाद फिर उनका दोबारा से कॉल आया। उन्होंने कहा कि भाई 29 और 30 तारीख के हमारे पास, हमने दूसरे सोर्स से पेपर अभी खरीदा है, पहले वालों ने हमारे साथ ठगी कर दी जहां से हम पेपर लेकर आए थे, और दूसरे सोर्स से जो हम पेपर लेकर आ रहे हैं ये पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट है और हम पढ़ाएंगे, इस चीज को हम इंश्योरिटी में रखते हैं। तो उन्होंने हम्म। 2.5 लाख 2,25,000 रुपये पर पेपर की उन्होंने डिमांड की थी, और डिमांड भी ये की थी उन्होंने कि जैसे ही सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, 30 तारीख को खत्म हो जाएंगे, तो आप 1 या 2 तारीख को हमें जितने भी बच्चे पेपर पढ़ेंगे उनकी पेमेंट दे दो। तो हम एचटेट के एग्जाम थे 4-5 तारीख को हरियाणा में, तो एचटेट का हम हमारे पास पेपर आ चुका है, हम पेपर पढ़ाएंगे। तो ये बात उन्होंने कहा। इसके बाद 27 की रात को फिर से वो लोग आए। 27 की रात को शायद दो दो तीन ही लोग आए थे, क्योंकि कोई कैंडिडेट ज्यादा नहीं थे, 2-3 ही कैंडिडेट थे। 3-4 उन्होंने बुला रखे थे, अपने कैंडिडेट बुला रखे थे जो नियर अबाउट, जो डायरेक्ट उनके संपर्क में थे। तो उन्होंने रात को पेपर पढ़ाया, वो पेपर बिल्कुल 100% मैच हुआ। हमारे सामने पेपर पढ़ाया, बच्चे बाहर निकले, एक स्टूडेंट से हमने संपर्क भी किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ पूरा पेपर मैच हुआ है। 100 का ये 2 सेट लेके आते थे, सेट 1 और सेट 2। उसमें से एक सेट पूरा 100 क्वेश्चन का कंप्लीट, यानी 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में। लेकिन उसमें से पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 इनके पास नहीं होता, ये पेपर 2 होता है जो 100 क्वेश्चन का होता है, जो 200 मार्क्स का होता है। तो उन्होंने पूरा पेपर पढ़ाया, पूरा पेपर पढ़ाने के बाद बच्चों ने कंफर्म कर दिया। ऐसे ही 29 की रात को उन्होंने बच्चों को पेपर पढ़ाया, 29 की रात को भी पढ़ाने के बाद वो भी पेपर डिट्टो का डिट्टो मैच हुआ। तो फिर हमने, जैसे ही पेपर मैच हुआ तो हमने बैठे, हमने सोचा कि भाई ये तो हुआ, क्या इसके अब सारे प्रूफ और सारी चीजें आप कहानी में ले आगे जाकर। बढ़े हैं, 1 मिनट दीपक, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप कहानी में आगे बढ़े उससे पहले, पहले जो 2 अटेम्प्ट किए गए वो फेल हो गए। जो हाँ पेपर शुरुआत में जो 2 थे, उनके क्वेश्चंस मैच नहीं हुए, कुछ भी मैच नहीं हुआ, वो पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा था। लेकिन फर्जी वाला। जब दूसरे एग्जाम के लिए जो अलग से पेपर कहीं से खरीदे गए, वो डिट्टो मैच हो रहे थे। जी। हम्म। अब बताइए। 29 29 30 30 तारीख को उनके पास 5-6 सब्जेक्ट के पेपर थे, जिसमें साइकोलॉजी था, फिजिकल एजुकेशन था, हम्म। और मेरे को अभी रिमाइंड नहीं आ रहा, योगा था, और इकोनॉमिक्स था, कुछ ऐसे थे, मेरे को अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। तो वो हम्म। सभी पेपर्स उनके पास थे, लेकिन कैंडिडेट सभी सब्जेक्ट्स के थे नहीं। तो उन्होंने सोशियोलॉजी का जो एग्जाम पढ़ाया, बाकी 1-2 सब्जेक्ट्स के उनके खुद के बच्चे थे, उनको भी उन्होंने, उनसे तो हमने कांटेक्ट नहीं कर पाए कि वो पेपर मैच हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जब जैसे ही वो पेपर मैच हुआ, तो फिर उसके बाद वो 30 तारीख को सुबह यहाँ से निकल गए रोहतक से, और उनका फिर कॉल आया 1 तारीख को शाम को। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पेमेंट बच्चों से लेकर हमें पेमेंट दे दो। फिर हमने उनको कहा कि भाई आप एस्टेट का 4-5 का एग्जाम पढ़ा दो, 4-5 का एग्जाम पढ़ाने के बाद फिर हम आपकी जो पेमेंट होगी वो करवाएंगे। तो हम्म। लेकिन उन्होंने बार बार मना करते रहे, उन्होंने कोई ऐसी चीजें कहा नहीं कि भाई ऐसा कुछ हो। इसी दौरान एक और इंसिडेंस हुआ, क्योंकि 30 तारीख को जैसे ही एग्जाम खत्म हुए, तो 1 तारीख की रात को ही मेरे पास एक छात्र नेता है, उसका मेरे पास फोन आया। उसने कहा कि भाई पुलिस आपके बारे में पूछ रही है। तो फिर मैंने कहा कि भाई किस विषय में पूछ रही है? बोले कि जितने भी छात्र नेता है सबसे पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ उनका घर है, क्या लोकेशन है, अभी कहाँ स्टे कर रहे हैं। तो फिर निकल के ये आया कि भाई जंतर मंतर मामले के लिए वो पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं यहाँ से हरियाणा से कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ में बच्चे जा रहे हो या कुछ ऐसा हो।
तो फिर मैंने इग्नोर किया कि कुछ नहीं है। लेकिन अगले दिन फिर सुबह 2 तारीख की सुबह मेरे पास फिर एक और फोन आया। उन्होंने कहा कि भाई CIA स्टाफ आपके बारे में पूछ रहा है। तो मैंने अंकित जी के पास कॉल किया, अंकित जी को बोला कि भाई ऐसी ऐसी कॉल आ रही है, एक बार जल्दी से बिहार वालों से कांटेक्ट करो, हमें एस्टेट का पेपर निकलवाना है कैसे न कैसे। तो हम्म। जैसे ही हम वहां से निकल गए, तो निकलने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप दिल्ली तक पहुंचो, दिल्ली तक पहुंच के फिर हम आपको कांटेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे, उन्होंने कांटेक्ट करने बंद किए। उन्होंने कहा कि भाई पहले पेमेंट दो, तब हम आपको पेपर पूरा पढ़ाएंगे, बच्चों को, जब जो भी आपके बच्चे होंगे उन सभी को पेपर पढ़ाएंगे, पूरा पेपर मैच होगा। तो फिर हम पेमेंट कहाँ से देते, पेमेंट तो हमारे पास थी ही नहीं, हमने बच्चों से कलेक्ट ही नहीं की पेमेंट। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि पुलिस ने मेरे परिवार के जो साथी हैं, जितने भी हमारे सर्कल के फ्रेंड्स थे, जो छात्र नेता थे, जो हम इकट्ठे रहते थे, सबके घरों पे दबिश देनी स्टार्ट कर दी, सभी को पकड़ना शुरू कर दिया। मेरे रियल ब्रदर जो डॉक्टर हैं उनको पकड़ लिया, मेरे फादर को पकड़ लिया, मेरे फादर इन लॉ को पकड़ लिया, मेरी सिस्टर को पकड़ लिया, मतलब पूरी फैमिली को उन्होंने डिटेन कर लिया विदाउट एनी नोटिस, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन जांच की बात कह के, कुछ नहीं, उन्होंने इलीगल डिटेन किया। डिटेन कर कर वो ले गए। मेरे को लगा कि भाई पूछताछ कर कर शाम तक छोड़ देंगे। तब तक हम हमारी एक दो जगह और हमारी बातें चल रही थी कि भाई कैसे हम इसको एक्सपोज करें। मीडिया के कुछ साथियों से भी बात चल रही थी, एक दो और मेंबर है जिनसे हम बात की भी, हमें क्या करना चाहिए, आगे गाइड करो। तो यही सजेशन मिला कि भाई आप 4 तारीख तक एक बार वेट करो, 4 तारीख को एक साथ एक्सपोज करेंगे। तो फिर उन्होंने अपने कांटेक्ट कैसे न कैसे, उनको भी भनक लग गई कि भाई प्रशासन को पता लग गया है कि हमारा पेपर जो पढ़ाया था वो पता लग चुका है। तो फिर उन्होंने बिल्कुल कांटेक्ट करने बिल्कुल खत्म कर दिए। ये उन्होंने खत्म किए 5 तारीख को शाम को। फिर हमें ये हुआ कि भाई अब हमारे पास पेपर आने वाला नहीं है, अब ये एक्सपोज करना होगा। 5 तारीख को हमने वीडियो बनाई, लेकिन जहां हमने वीडियो बनाई, नेटवर्क ना होने की वजह से हमने 6 तारीख को वो वीडियो सोशल मीडिया पे विद प्रूफ के साथ सारी PDF को अपलोड किया। और हमने कहा कि भाई ये पेपर पूरा का पूरा, सरकार से भी मांग की, प्रशासन से भी मांग की कि इसकी फोरेंसिक जांच करो, आप इसके सभी क्वेश्चन मैच करो, क्योंकि अभी तक कोई आंसर की नहीं आई थी। सोशोलॉजी के पेपर में पहले भी सोशल मीडिया पे काफी विवाद चल रहा था, और वो विवाद ये था कि जो स्पेलिंग मिस्टेक थी, काफी चीजें ऐसी थी, वो डिट्टो की डिट्टो बिल्कुल पूरा का पूरा क्वेश्चन, और वही स्पेलिंग मिस्टेक जो PDF अभी सर्कुलेट हो रही है, वो उसमें भी वैसी मिस्टेक थी। और जो सीक्वेंस ऑप्शंस की थी वो भी बिल्कुल, जितने भी आप यूट्यूब पे जितने भी एजुकेशनल चैनल हैं उन पे स्टूडेंट्स के कमेंट देखिए, स्टूडेंट्स की वीडियो भी आई है, टीचर्स भी बता रहे हैं कि बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए थे। 100 क्वेश्चन की ये PDF थी, कुछ इस PDF में ब्लर क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन उनके पास साथ के साथ जो उन्होंने लैपटॉप में ओपन कर रखे थे, 90 क्वेश्चन तो इस PDF में दिख रहे हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन उन्होंने अलग से पढ़ाए थे। यानी बच्चों को पूरा 100 क्वेश्चन का एग्जाम पढ़ाया था, यानी 200 मार्क्स का पेपर पढ़ाया था, और वो एग्जैक्ट अगले दिन आया भी था। तो इस चीज को हमने मीडिया में भी सर्कुलेट किया, अपने सोशल मीडिया पे भी डाला। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज देखो कि लगभग 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी हमने सारे सबूत रखे, मीडिया से भी रिक्वेस्ट की, हमने साथ के साथ प्रशासन से भी की, NTA को भी बोला, CBI को भी बोला, और रोहतक प्रशासन को भी बोला कि भाई इसकी फेयर जांच करो, कौन वो लोग हैं, कहाँ से आए हैं। हमने उनके कॉन्टेक्ट नंबर, उनके नाम भी पुलिस प्रशासन PGI MS रोहतक को भी प्रोवाइड करवाए, एक कांस्टेबल को। तो कि भाई इनकी आप जांच करो, उनसे भी कांटेक्ट, और प्रशासन को भी कहा कि आपको हमसे जो भी सहयोग चाहिए, हमसे जो भी पूछताछ करनी है, आप बुलाओ, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, सारे एविडेंस आपको बताएंगे कैसे क्या पूरा सिनेरियो था। लेकिन उन्होंने इलीगल, जैसे मैंने बताया, भाई को 1 वीक तक, फादर को जो एक किसान है, उनको किसी भी चीज का कोई भी मतलब नहीं रहता, उसको भी 5 दिन तक डिटेन किए रखा। मेरी सिस्टर गवर्नमेंट जॉब पे, उसको भी डिटेन करके 2 दिन तक रखा। अच्छा, ये जो मेरे डिटेन किया गया, ये आपके दिल्ली वाले जो जंतर मंतर वाला मामला था उसको लेकर किया, या फिर ये जो आप बता रहे हैं, हमें खुलासा हमें कर रहे हैं, उसको लेकर? अभी तक हमारे सामने बस यही बात आई है कि जंतर मंतर में न जाने को लेकर पुलिस डिटेन कर रही है, पुलिस पकड़ रही है। अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि अभी तक कोई FIR नहीं हुई है, ना ही कोई ऐसी चीजें पुलिस प्रशासन के द्वारा मीडिया में कोई कहा गया कि भाई किस लिए डिटेन कर रहे हैं। जब फैमिली के दूसरे हम्म। रिश्तेदार पूछने जाते हैं पुलिस से कि भाई आपने डिटेन कर रखे हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। लेकिन वहां विजिबल एडवोकेट भी थे, कोई और साथी भी थे, जिन्होंने उनसे देखा भी, अंदर भी उनको देखा जब पुलिस लेके जा रही थी। लेकिन पुलिस ने इलीगल कस्टडी
सरकार के दबाव में, ताकि ये मुद्दा बाहर ना आ जाए, मीडिया में पता ना लग जाए, देश को पता ना लग जाए कि पेपर दोबारा से लीक हुआ है। तो मैं तो अब भी दोबारा सरकार से यही कह रहा हूँ, प्रशासन से यही कह रहा हूँ कि हर एक चीज की फोरेंसिक एविडेंस, हर चीज की चेक कीजिएगा जहां से ये पेपर, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो इतना सिक्योर डॉक्यूमेंट जो प्रोफेसर तैयार करते हैं वो लीक कैसे हो सकता है। उस पीडीएफ में भी आप देखोगे, मैंने एक प्रूफ और लगाया है साथ में, आप टाइमिंग देखिएगा। सुबह 4, 4:30 बजे अंकित जी उसमें सफल हुए वो पीडीएफ निकालने में। जब ये उसकी आंख लगी, जो लैपटॉप वाला साथी दूसरे रूम में था, तो वहां से बस कुछ ही आधी मिनट में वो निकालने में हम कामयाब रहे। तो वो उसकी टाइमिंग भी है, पेपर इवनिंग में था 3 से 6, लेकिन पीडीएफ जो जनरेट हुआ है वो पीडीएफ का टाइम आप देखो 30 तारीख को सुबह 4 बजे, और बच्चों को 29 तारीख को रात को 9 बजे से पेपर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो एग्जैक्ट हमारे सामने पेपर पढ़ाया गया, हम इस चीज की गवाही दे रहे हैं, प्रूफ है कि हमारी आंखों के सामने पेपर पढ़ाया गया और वही पेपर डिटो मैच हुआ है। और इस चीज को लेकर हमने प्रशासन को भी, मीडिया को भी, सभी को बताया है कि हम इस चीज की ऑथेंटिसिटी लेते हैं कि ये पेपर पढ़ा है। अब ऑथेंटिसिटी गवर्नमेंट करे और जांच एजेंसियां करें कि जो पेपर पढ़ाया था, जो पीडीएफ सर्कुलेट हमने की है, क्या ये वही पीडीएफ है जो एनटीए में प्रोफेसर ने सबमिट की थी। क्योंकि इतना सिक्योर डॉक्यूमेंट कैसे बाहर निकल सकता है। ये एक बिल्कुल सेफ जोन में बिठाकर प्रोफेसर से ये चीजें लिखवाई जाती हैं, पेपर सेट करवाया जाता है, और कुछ अधिकारियों के अलावा किसी को ये पता नहीं होता, क्योंकि डिजिटली ये सब कुछ कंप्यूटर में अपलोड होता है, तो कुछ ही लोगों को पता रहता है। तो ये एनटीए के अंदर ही चोर बैठे हैं, एनटीए के अंदर ही सेंध लगाकर बैठे हैं, जिन्होंने अंदर से जो सिक्योर रूम में से ये पेपर बाहर आउट किया और माफिया को बेचते हैं। न केवल यूजीसी नेट की बात है, यूजीसी नेट के बाद जो हरियाणा में एचटेट है, मैं इस चीज का दावा कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास पेपर नहीं आया है, इसलिए मैं इस चीज को कंफर्म भी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने जो दावा किया था कि एचटेट का भी पेपर हमारे पास एडवांस आ चुका है, और इसके बाद जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम हो रहे हैं, इसके बाद सीएसआर एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो वो कह रहे थे सीएसआर के भी हमारे पास सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे के ऐसे हम पढ़ाएंगे सभी बच्चों को, और इसके साथ एडीए के भी जो एग्जाम होने वाले हैं, तो उनको वो और भी काफी उन्होंने ऑनलाइन भर्तियों के बारे में बताया। तो वो जो चैन है, वो देश के सभी एग्जाम को कैसे निकाल के ला सकते हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। उस चैन को पकड़ना बेहद जरूरी है। अब मुझे डर इस बात का है कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की प्रयास कर रही है, इस मुद्दे को शांत करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अगर ये मुद्दा दब गया तो ऐसे ही ये माफिया पेपर लीक करते रहेंगे, और जो भविष्य विद्यार्थियों का जो सालों पढ़ते एक के कमरे में 2-2, 3-3 साल बंद होकर जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी वो पढ़ाई व्यर्थ होती है। जो माँ, एक गरीब माँ अपने गहने रखकर अपने बच्चों को एक शिक्षा दिलाने के लिए पढ़ाती है, उसकी वो पढ़ाई व्यर्थ होती है। किसान जो खेत में काम करता है, अपनी जमीन गिरवी रखता है, लोन लेता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो एक युवाओं के साथ एक खिलवाड़ है, भविष्य के साथ उनके साथ खिलवाड़ है। न केवल ये यूजीसी नेट की बात है, सरकारी परीक्षाओं की भी बात है। सभी सरकारी परीक्षाओं में भी इसी प्रकार से वो पेपर लीक कराते हैं और उनके पास सारे के सारे पेपर होते हैं। तो मैं दोबारा से यही मांग कर रहा हूं कि यानी सरकार कि ये को पूरा एक गैंग है और वो गैंग ऑपरेट कर रहा है उन सभी पेपर लीक को जो बच्चे हैं उन तक पहुंचाने के लिए, और उसके बदले में जो है लाखों करोड़ों रुपए की डील हो रही है। आप ये दावा कर रहे हैं, सबूत भी सामने रख रहे हैं। जी आपके जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। मैं मानता हूं कि इस पर सरकार को, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, और हमारे मंच से जो है मैं भी अपील करना चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और आगे आने वाले समय में इस तरह की जो ये पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि तमाम पेपर लीक हो चुके हैं, अभी तक सैकड़ों हो चुके हैं। तो सरकार अगर अब नहीं जागेगी तो कब जागेगी? और अगर ये सिस्टम बदलेगा नहीं तो फिर छात्रों का भविष्य, उसका क्या होगा? बिल्कुल। उसका जो उसकी भरपाई है वो कैसे हो पाएगी? कौन कर पाएगा? ये सवाल खड़े होते हैं। दीपक जी, आखिरी में आप क्या प्रशासन से कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी प्रशासन से यही मांग है कि आप निर्दोष व्यक्तियों को ना पकड़ें, किसी की भी, या चाहे वो मेरी फैमिली हो या अंकित जी की फैमिली हो या जो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे फ्रेंड सर्कल है, किसी का कोई दोष नहीं है। आप जो हमने प्रूफ साबित किए हैं, आप हमें पकड़ने की बजाय जो जिनके हमने नंबर दिए हैं, जिनके हमने डिटेल्स दी हैं, जो हमने पीडीएफ दी है, जहां से ये पीडीएफ आती है, जिन लोगों को पता है, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? आप उन लोगों को पकड़ो। आप एनटीए
वेबसाइट पे जवाब दो। जो लाखों विद्यार्थी अभी चिंता में बैठे हैं कि उनके भविष्य के साथ क्या होगा, उसकी आप नोटिफिकेशन के तहत उनको जवाब दो कि ये कैसे हुआ है। और मैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मांग करता हूं कि आप नैतिकता के आधार पर, जब तक सीबीआई की इसमें जांच हो और सीबीआई जब तक इस चीज को क्लियर नहीं कर देती कि भाई ये कहां से लीक हुआ है और इसके पीछे कौन सी गैंग लगातार ऑपरेट कर रही है, और वो लोग जेल में जाने के बाद भी, पेपर लीक मामले में जेल में जाने के बाद भी आकर दोबारा से ये काम कर रहे हैं, तो इस पे कठोर कानून बनना चाहिए और फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस मुद्दे को दबाया ना जाए, इस मुद्दे के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। अभी अंकित जी ने मेरे को एक पेज भी दिया है और इस पेज में मैं नाम भी बता देता हूँ। मनोज है, संतोष है, मनोज के दूसरे नंबर हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी इन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं कि ये उन लोगों से कॉन्टेक्ट किए गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक के दौरान बातचीत की थी नंबरों से, और ये वो लोग हैं, ये वो माफिया हैं जो पेपर लेकर आए थे। साथ में उन्होंने जो अकाउंट में पैसे डलाने की बात कही थी, ये वो अकाउंट नंबर है जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें हमारे पास पैसे डलवाओ। तो हमने सारे सबूत मीडिया के सामने भी रखे हैं, प्रशासन के सामने भी। हमारी यही अपील है कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर जांच हो और दोषियों को पकड़ा जाए और देश को बताया जाए कि इसके पीछे किसका हाथ है, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो। देश की जनता के सामने सच लाना बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है सच आना, और जो लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं उनकी जांच होना, उनका पकड़ा जाना भी उतना ही जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गांधी जी ने दीपक, भी आप हमारे अभी साथ जुड़े। राहुल गांधी जी ने भी आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो उन्होंने भी अभी ट्वीट किया था कल। लेकिन आश्चर्य की बात है कि नेशनल मीडिया के जो बड़े न्यूज चैनल हैं, अभी तक किसी ने उसको सीरियस मानकर नहीं चलाया। तो मैं मीडिया से भी अपील कर रहा हूं कि देश की मीडिया इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि ये कोई भ्रमक पीडीएफ नहीं चला रहे हैं। हम इस चीज के गवाह हैं कि हमारे सामने पेपर पढ़ाया गया है, हम इस चीज के सबूत हैं कि हमारे सामने पेपर पढ़ाया गया है, और इसकी जांच हो और इस जांच को फेयर तरीके से किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आप हमारे साथ जुड़े। आपने जो समस्या है, जो असल समस्या है, जो असल मुद्दा है, उसको रखा और बेबाकी से रखा। सबूत भी सामने आपने रख चुके हैं पहले ही। हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि दीपक जो बातें बता रहे हैं उसको सीरियसली लिया जाए और कम से कम जांच पड़ताल तो हो, पता तो चले कि कितना दूध है और कितना पानी है इस पूरी व्यवस्था में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, एक बार फिर से हमारे जो दर्शक हैं बाकी कमेंट करके बताएं, हौसला अफजाई करें कि इस पूरे मामले पर क्या होना चाहिए, उनकी क्या राय है वो भी बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।